हेलो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुन सू द्वारा लिखित बुक द आर्ट ऑफ वॉर का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये किताब सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के युद्ध जीतने में भी बहुत सहायक है। इस किताब को सुनने के बाद आप यकीनन अपने अंदर साहस और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दोस्तों, सुन सू की ये किताब हमें युद्ध के मैदान में युद्ध कला सिखाती है कि किस तरह अलग अलग परिस्थितियों में कुछ बातें याद रखकर आप सामने वाले को हरा सकते हैं, और इस किताब के द्वारा आप जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जीतने के तरीकों के बारे में भी जान सकते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको इस बुक के पहले 6 चैप्टर्स के बारे में बताया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के बाकी बचे हुए चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7वें चैप्टर से। छद्म युद्ध। दोस्तों, सुन सू लिखते हैं कि युद्ध में सेना नायक अपनी शक्ति अपने राज्य से ग्रहण करता है। ठीक उसी तरह हम अपनी शक्ति अपने दोस्तों और परिवार वालों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वही हैं जो हमारे अंदर हौसला भर सकते हैं। सुन तzu के अनुसार सेना नायक को हमेशा अपनी सेना को इकट्ठा करके उसकी ताकत को भी एक कर लेना चाहिए और फिर छद्म युद्ध यानी धोखे से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह आप सब भी पहले उपयोग में आने वाले सभी संसाधनों यानी रिसोर्सेस को इकट्ठा कर ले और तभी किसी काम की तैयारी करें जिससे कुछ भी संभव हो सकता है। सुन तzu लिखते हैं कि एक राजा को युद्ध जीतने के लिए शत्रु को मूर्ख बनाना आना चाहिए और फिर किसी भी तरह युद्ध स्थल तक शत्रु से पहले पहुंच जाना चाहिए, जो कि सबसे अच्छी नीति होती है। लेकिन अगर छद्म युद्ध करते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो राजा खुद ही खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी चीज की तैयारी में अपनी किसी चालाकी का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह की परेशानी में ना पड़ जाएं। दोस्तों, अगर आप जरूरत से ज्यादा काम करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और अगर जरूरत से कम काम करेंगे तो तैयारी पूरी नहीं होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले ही एक टाइम टेबल बना लें कि क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, आप अगर लगातार कुछ दिन ज्यादा मेहनत करें और ये सोचें कि काम पूरा होने पर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं। इसलिए अपने किसी भी काम में नियम जरूर बनाएं। एक साथ सारा काम करने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा काम हर रोज किया जाए। सुन तzu लिखते हैं कि जब तक हम शत्रु की हर चाल से पूरी तरह परिचित ना हो, हम अपनी सेना को कोई आदेश नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा के पैटर्न को और सिलेबस को पूरी तरह नहीं समझते तो उस परीक्षा में आपके सफल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जिस तरह राजा को अपनी सभी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, उसी तरह दोस्तों आप सबको भी अपनी सारी रूपरेखा को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। सुन तzu कहते हैं बहुत सोच समझने के बाद ही युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों को सोचकर ही आप आगे बढ़ें। सुन तzu लिखते हैं कि अगर सेना नायक थक जाता है तो पूरी सेना का उत्साह कम हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने सेना नायक खुद ही हैं, इसलिए उत्साह को कभी कम मत होने दीजिए। 8वां चैप्टर है युक्तियों में विविधता। दोस्तों, सुन तzu लिखते हैं कि कोई भी राजा उस जगह अपनी किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता जहां उसे हारने की संभावना नजर आती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आपको पता हो कि आप हार जाएंगे तो वहां अपनी किसी भी नए आइडिया का प्रयोग ना करें। इससे 2 नुकसान हैं। पहला ये कि आपका आइडिया दूसरों को पता लग जाएगा, और दूसरा ये कि आप जीत भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो सेना नायक ये जानता है कि युक्ति को बदलकर उपयोग में लाने से किस तरह अपनी सेना को नियंत्रण में रखा जाता है, वहां जीत की संभावना अधिक होती है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे काम एक ही तरीके से नहीं होते। हर काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक वैसा ही दोस्तों, जैसे गणित का एक सवाल कई तरीकों से हल किया जा सकता है, और परीक्षा में पास होने के लिए हमें एक से ज्यादा तरीके तो आने ही चाहिए। दोस्तों, आपको हमेशा अपने फायदे और नुकसान को पहले सोच लेना चाहिए, ताकि सिर्फ फायदों की ओर
ही कदम बढ़ाए जा सकें। वैसे भी दोस्तों, हम बस सब यही करना चाहते हैं जिससे हमारा फायदा हो। sun tzu कहते हैं कि युद्ध की कला हमें ये सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, sun tzu ने 5 खतरनाक गलतियां बताई हैं जो कि सेना नायक को हरा सकती हैं। पहली, लापरवाही जो तोड़फोड़ का कारण बनती है। दूसरी, कायरता जो कब्जे का कारण बनती है। तीसरी, गुस्सा जो कि अपमान से जाग उठता है लेकिन यही हार का कारण बनता है। चौथी, किसी का अधिक सम्मान करना भी आपको कुछ करने नहीं देता और ये भी हार का एक कारण होता है। पांचवी, अपनी सेना का हद से ज्यादा ख्याल रखना जो चिंता और परेशानी का कारण बनता है। इसी तरह दोस्तों, किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी होने देना और आसानी से गुस्सा करना, ये सब हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। तो आप इन्हें अपने से दूर ही रखिए। 9वां चैप्टर है सेना परायण। दोस्तों, sun tzu कहते हैं कि जब भी सेना के रुकने की जगह सेना नायक को तय करनी हो तो समझदारी दिखाते हुए पहाड़ों को जल्दी पार कर लेना चाहिए और घाटियों के निकट रुकना चाहिए ताकि मुसीबत आने पर घाटियों में छिपा जा सके। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपको अपने कठिन कामों को पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अगर वक्त कम हो तो आपको सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। sun tzu लिखते हैं कि सेना को नदी को पार करने के बाद उससे दूर हो जाना चाहिए और अगर आपका विरोधी आपके पास नदी के रास्ते आ रहा है तो उसे नदी पूरी पार कर लेने दीजिए। बीच नदी में जोश के कारण जाकर नहीं लड़ना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको भी अधूरी तैयारी से जीवन की किसी भी परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। और आप सबने सुना भी होगा दोस्तों कि अधूरा ज्ञान पूरे अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर रास्ते में कोई दलदल आ जाए तो बिना किसी देरी किए उसे जल्दी पार कर लेना ही सबसे अच्छा होता है। ऐसे ही दोस्तों, आपसे जलने वाले लोग, पहले की असफलताएं, आपके पड़ोसी जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सफल हों, आपके रास्ते के दलदल हैं। इसीलिए इन सभी की बातों को अनसुना कर दें और पिछली सभी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। sun tzu लिखते हैं कि सभी सेनाएं रोशनी वाले ऊंचे स्थानों को पसंद करती हैं, इसलिए राजा को ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पक्षी आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ रहे हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि विरोधी कभी भी अचानक हमला करने वाला है। ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई ऐसे इंसान जो आपसे जलते हों और अचानक आपकी तारीफ करना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि या तो वो आपके साथ कुछ गलत करने वाले हैं या उसे आपसे कुछ काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपकी चापलूसी कर रहे हैं। इसी तरह sun tzu लिखते हैं कि अगर आपका विरोधी आपसे प्यार से बात करे तो समझिए कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वो युद्ध जीत लेगा। इसी तरह अगर आपका विरोधी आपको गुस्सा दिलाए और उकसाए तो समझिए कि अभी उसकी तैयारी पूरी नहीं है और वो ये चाहता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा कर दें कि उसके लिए बिना तैयारी के भी युद्ध जीतना आसान हो जाए। युद्ध के मैदान में अगर सेना नायक को सैनिकों के कंधे झुके हुए दिखें तो समझना चाहिए कि उन्हें भोजन की आवश्यकता है। अगर किसी राजा ने किसी सैनिक को पानी लेने के लिए भेजा और वो सैनिक खुद पानी पीने लगे तो समझना चाहिए कि सेना प्यासी है। हमेशा एक राजा को अपनी सेना की देखभाल अपने लोगों की तरह करनी चाहिए, उनकी जरूरतों को समझना चाहिए और पूरा करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको भी आपके रास्ते में आने वाली सभी जरूरतों को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। 10वां चैप्टर है भूभाग। दोस्तों, sun tzu कहते हैं कि युद्ध के मैदान 6 तरह के होते हैं। पहला, अभिगम्य मैदान, जहां दोनों दलों की पहुंच आसानी से हो, लेकिन हमेशा सेना नायक को इसी तरह के मैदानों में अपने विरोधी से पहले पहुंच जाना चाहिए और सभी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। ठीक इसी तरह दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़कर काम करने की आदत होनी चाहिए ताकि आपकी बात पहले सुनी जाए। दूसरा, फंसने वाले मैदान, ऐसा मैदान जो पहले युद्ध करके सभी राजाओं द्वारा त्याग दिया गया हो और फिर से उस पर युद्ध करके जीतना
कठिन हो, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका विरोधी कमजोर है तो आप ऐसे मैदान में जीत सकते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी काम को करके आप पहले कभी हार चुके हैं तो एक बार फिर से कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या पता इस बार आप जीत जाएं, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब आप कोशिश करके देखेंगे। तीसरा, अवसरवादी मैदान। ऐसे मैदान जिसमें कोई भी पक्ष लाभ ना ले सके और शत्रु आपको अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश करे, उसमें आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए जब तक शत्रु की सभी योजनाएं आपको पता ना चल जाएं। चौथा, संकरे रास्ते। मतलब आप पहले से इन छोटे रास्तों पर जाकर उन्हें पूरी तरह से घेर लें और शत्रु के आने का इंतजार करें। लेकिन अगर शत्रु पहले पहुंच गया है और अगर उसने मजबूत घेरा डाल के रखा है तो आगे ना बढ़ें। पांचवा, प्रपाती ऊंचाई। मतलब अगर शत्रु ने पहले ही पहाड़ों पर और ऊंची जगहों पर कब्जा कर लिया है तो आगे ना बढ़ें, बल्कि शत्रु को लालच दें कि वो नीचे उतर आए। इसी तरह दोस्तों, आपको भी किसी तरह के लालच में नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर कई प्रकार के फेक कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि आप इतना पैसा जमा करवा दीजिए, आपका नाम लकी ड्रॉ में खुला है, या इस बैंक की तरफ से आपको नया कार्ड दिया जा रहा है। और भी ऐसे बहुत सी लुभावने बातें होती हैं जिनमें कई लोग आ जाते हैं और अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी इनसे बचें और दूसरों को भी इनके बारे में बताएं। छठा, ऐसी स्थितियां जो शत्रु की पहुंच से दूर हों। मतलब अगर दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है तो आपको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। इसके बाद सुन त्सु ने वो परिस्थितियां बताई हैं जिसके लिए राजा अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार होता है। पहला, भाग जाना। यदि सेना अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी सेना से लड़ रही हो तो भाग जाएगी, इसलिए राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेना कितनी बड़ी है। दूसरा, आदेश का पालन ना करना। यदि सैनिक मजबूत हैं और अधिकारी कमजोर तो सैनिक राजा की बात नहीं मानेंगे। तीसरा, पतन यानी हार जाना या मर जाना। जब अधिकारी मजबूत हो और सैनिक कमजोर हो, जब उच्च अधिकारी गुस्से में हो और बिना ये जाने कि वो लड़ने की स्थिति में है या नहीं विरोधी से लड़ने लगे तो नष्ट होना निश्चित हो जाता है। चौथा, सभी संसाधनों का नष्ट हो जाना। पांचवा, अव्यवस्था। जब सेना नायक कमजोर हो और उसके आदेशों का पालन ना हो रहा हो तो ये अव्यवस्था होती है। इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपने जीवन के सभी काम व्यवस्था के अंदर ही करने चाहिए। छठा, भगदड़। जब राजा शत्रु की ताकत का अंदाजा ना लगा सके और कमजोर सैनिक लड़ने के लिए भेज दे तो वहां सैनिक अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल हो भगदड़ बचा सकते हैं। जो लड़ाई में अपने ज्ञान का प्रयोग करता है वही लड़ाई जीतता है। इसलिए दोस्तों, आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, चाहे कितने भी लोग मना करें। और अगर आप कुछ करना नहीं चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ वही कीजिए जो करने का आपका मन है, क्योंकि अपने मन के काम करने में आप अपना 100% दे सकते हैं। 11वां चैप्टर है 9 स्थितियां। दोस्तों, सुन त्सु लिखते हैं कि युद्ध कला 9 प्रकार के मैदानों में पहचानी जा सकती है। पहला, विस्तृत मैदान, जहां राजा अपने क्षेत्र में खुद लड़ रहा हो। जैसे हम सबको भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए ताकि परिणाम कैसा भी हो उसके जिम्मेदार हम खुद हों। दूसरा, सुगम मैदान, जब राजा शत्रु की सीमा में प्रवेश कर चुका हो, जैसे कि अगर कोई आपको हराना चाहता है तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। तीसरा, विवादपूर्ण मैदान, जहां किसी भी पक्ष को लाभ पहुंच सकता है, जैसे कि किसी के साथ आपका मुकाबला हो रहा हो और जीत दोनों में से किसी की भी हो सकती है। चौथा, खुला मैदान, जहां किसी भी पक्ष को लड़ने की स्वतंत्रता होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी परीक्षा में हमारे साथ और भी लाखों लोग परीक्षा दे रहे होते हैं। पांचवा, राजमार्गों का मैदान, जहां कई राज्यों की सीमाएं मिलती हों। छठा, गंभीर मैदान, जब शत्रु राज्य में सभी किलेबंदियों को तोड़ते हुए घुस जाए। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे आपने किसी को रोक कर रखने की पूरी तैयारी की हो, लेकिन आपकी सारी तैयारी खत्म करके आपका शत्रु आपके पास तक आ ही जाए। सातवां, कठिन मैदान, जहां पहाड़, नदी, दलदल हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता। लेकिन दोस्तों, रास्ता कैसा भी हो, चाहे कितना भी कठिन हो, आप चलते रहिएगा, क्योंकि सभी मुसीबतों को पार करके जो सफलता मिलती है उसका तो मजा ही अलग होता है। आठवां, घिरा हुआ मैदान, जहां पहले से ही शत्रु उपस्थित हो लेकिन फिर भी आप छुपे हुए रास्तों से पहुंच जाएं। ये ऐसा ही है दोस्तों, जैसे आपके किसी दुश्मन ने आपको हराने की पूरी कोशिश की हो लेकिन आप सफल हो जाएं। नौवां, निशानोन्मुख मैदान,
जहां देर किए बिना लड़ सकें और अपने आप को नष्ट होने से बचा सकें। दुश्मन तभी कदम आगे बढ़ाता है जब उसे पता हो कि वो जीत सकता है। युद्ध के लिए चतुराई जरूरी है। जैसे जीवन की भी सभी परीक्षाओं को पास करने के लिए आपकी मेहनत जरूरी होती है। दोस्तों, अपने आप को निरंतर सक्रिय बनाए रखें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि चाहे बात मरने और जीने तक आ जाए तो भी आपके मन में भागने का विचार ना आए। हमेशा अपनी मजबूती और कमजोरियों के बीच तालमेल बिठाएं। जिस तरह किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहली शुरुआत खुद राजा को ही करनी होती है, उसी तरह सफलता पाने की शुरुआत आपको ही करनी होगी, क्योंकि जीवन आपका है, उसके सारे फैसले आपके ही हैं और भविष्य भी आपके ही हाथों में है। आप चाहे तो उसे सोना बना लें और चाहे तो मिट्टी। 12वां चैप्टर है आग से आक्रमण। दोस्तों, सुन तzu ने शत्रु को आग से खत्म करने के 5 तरीके बताए हैं। पहला, शत्रु सैनिकों को रुकने वाले स्थान पर ही मार देना। दूसरा, शत्रु के भंडारों को जला देना। तीसरा, सामान ढोने के साधनों को जला देना। चौथा, हथियारों को जलाकर नष्ट कर देना। पांचवा, शत्रु के ऊपर आग फेंकना। लेकिन इन सभी के लिए आपके पास आग लगाने का सामान जरूर होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको खुद के अंदर भी अपनी जीत को पाने की आग होनी चाहिए, जो किसी के बुझाने से ना बुझे। जिस तरह सेना को आग से युद्ध करने के तरीकों के बारे में सारी जानकारी होना आवश्यक है, उसी तरह दोस्तों आपको भी अपनी मंजिल और उसके रास्ते के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। सुन तzu कहते हैं कि पहले राजा सभी बातों की आधारशिला रखता है और फिर उस पर काम करने की शुरुआत करता है। जिस तरह क्रोध को खुशी से बदला जा सकता है, हानि को लाभ से हटाया जा सकता है, उसी तरह पूरे मन से कोशिश करने से सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। परंतु अगर एक बार कोई राज्य नष्ट हो जाए तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह दोस्तों, एक बार बाजी आपके हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं होता कि वो वापस हमारे हाथ में आएगी या नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जब काम करने का सही वक्त हो, उस वक्त काम को पूरा कर दें। हमेशा सतर्क रहें। 13वां चैप्टर है गुप्तचरों का प्रयोग। दोस्तों, सुन तzu लिखते हैं कि अपने विरोधी के बारे में जानकारी केवल दूसरे आदमियों से ही प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें हम गुप्तचर कहते हैं। गुप्तचर 5 तरीके के होते हैं। पहला, स्थानीय गुप्तचर यानी शहर के लोग। दूसरा, आंतरिक गुप्तचर यानी शत्रु के ही अधिकारी। तीसरा, परिवर्तित गुप्तचर यानी ये शत्रु के गुप्तचर पर नियंत्रण रखते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। चौथा, झूठे गुप्तचर यानी जो हमारी बातें शत्रु तक पहुंचाते हैं। पांचवा, सक्रिय गुप्तचर जो शत्रु के पक्ष से सूचना एकत्रित करते हैं और दूसरे पक्ष को देते हैं। सुन तzu कहते हैं कि अगर आपके पास सभी तरह के गुप्तचर एक साथ हों तो राजा को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी गुप्तचरों से ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं बनाने चाहिए। बहुत ज्यादा खुश होकर उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार ना दें और नाराज होकर उनकी अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। गुप्तचरों के बारे में पूरी जानकारी रखें। उनकी बताई हुई सभी बातों को एक बार खुद भी जांच लेना जरूरी होता है। यदि कोई गुप्तचर बेईमानी करे तो उसे मार देना ही उचित होता है। अगर कोई शत्रु का गुप्तचर हमारी जानकारी लेने आया है तो उसे ढूंढकर लालच देकर मनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए काम करने लगे। सबसे अच्छा राजा वही होता है जो सेना के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को इस काम के लिए निर्धारित करता है। गुप्तचर बहुत जरूरी होता है क्योंकि आधे से ज्यादा जानकारी हमें उन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये तो बात हुई किसी राज्य के गुप्तचरों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गुप्तचर कौन होते हैं। दोस्तों, हमारे सबसे सही गुप्तचर होते हैं हमारे कान, आंख और दिमाग, मतलब हमारी सभी इंद्रियां, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन में अपने खिलाफ या अपने पक्ष में बोली गई सभी बातों को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपनी सफलता और आलोचना दोनों का शोर सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे ये गुप्तचर हमें कभी धोखा भी नहीं देते। किसी अन्य के पास जाने की कोई चिंता नहीं होगी। कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे मन में भी कभी ये शक नहीं रहेगा कि कहीं हम किसी गलत जानकारी पर तो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप पर पूरा विश्वास रखें। दोस्तों, जैसे राजा गुप्तचर रखा करते थे, वैसे ही आज भी कई लोग बहुत से कामों के लिए जासूसों को नियुक्त करते हैं। अगर आप सफलता के रास्ते में जासूसी की जरूरत समझते हैं तो आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि सफलता के रास्ते में गुप्तचरों के उपयोग करने में कोई बुराई नहीं होती। बस इतना ध्यान रखिए कि इस रास्ते में किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से बुरा व्यवहार ना करें और सभी का सम्मान करें, ताकि
ताकि सभी लोग आपका भी सम्मान करें। जब सफलता मिल जाए तो अपने अंदर कभी घमंड ना आने दें। जिन भी लोगों ने आपका सहयोग किया उन सभी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि सहयोग के बिना आज के जमाने में सफलता शायद मिल ही नहीं सकती, फिर चाहे वो इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।